वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने मेटामरिज्म तक डिस्कशन कर लिया। उसके बाद डीबी का कंसेप्ट सीखा, उससे गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं, किस डायरेक्शन में सोचा जाए, ये सभी कुछ डिटेल में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिफाइन कर लेते हैं, या स्टीरियो आइसोमर्स को डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम IUPAC नेम, IUPAC नेम मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट दे डिफर इन रिलेटिव पोजीशन इन स्पेस। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन इन स्पेस। ठीक है, तो या तो डिफरेंट डिस्टेंसेस आपको मिलेंगी या जो भी मिलेगा। ठीक है, इसको धीरे धीरे आगे चल के डिस्कस करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी बस डेफिनेशन हमने लिखा है। ठीक है, अब चीज़ों स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल, ये सब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा डेफिनेशन का बेटर मतलब। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम IUPAC नेम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला IUPAC नेम सेम होगा तब उसके बाद हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम IUPAC नेम, बट दे डिफर इन रिलेटिव पोजीशन इन स्पेस। तो वो कैटेगरी हो जाएगी स्टीरियो आइसोमर्स की। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स को हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया था, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो इसको क्या डिफाइन किया जाता है, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और जिनको हम आइसोलेट नहीं कर पाते। अगेन फीचर्स लिख रहे हैं, बाद में इसको समझाएंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। interconvertible to each other ठीक है, and cannot be isolated ठीक है, तो बस इतना समझिए, हमारे पास A और B है। ठीक है, A और B अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है तो A B में जा सकता है और B A में जाएगा और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा और इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, यही एक आइडिया है। अब कोई कहे कि सर कुछ एग्जांपल, तो अभी आगे चल के एग्जांपल देखा जाएगा। फिलहाल फीचर्स लिखिए, स्टीरियो आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक है, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ वैसा उसमें। ठीक है, स्पेशल केस नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेशन हमेशा जनरल केसेस के आधार पर ही बनाई जाती है। तो कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी आइसोलेटेड। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट interconvertible to each other at room temperature and can be isolated
आइसोलेटेड एंड कैन बी आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और आपके पास अगर कहीं पे ए बी का मिक्सचर है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके सेपरेट कर सकते हैं, तो सब बाद में देखा जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्टेबल, आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन एज इट इज आप याद करिएगा। ठीक है, डिफाइन कर दिया, अब समझ आएगा धीरे धीरे जब हम लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन हो गई, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन हो गई, और हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को भी डिफाइन कर लिया। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर एंड कैन बी आइसोलेटेड एंड कैन बी आइसोलेटेड। अब हम लोग, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में दो कैटेगरी की बात किया था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इट इज अ केस ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जरा देखा जाए। कंडीशंस फॉर जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशंस। तो इसमें पहला कंडीशन हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बिटवीन एटम्स, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन एटम्स, और दूसरा हो जाएगा रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस। अभी लिखते चलिए पॉइंट्स को। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दो कंडीशन की बात हो रही है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए बिटवीन द एटम्स, अब इसका क्या मतलब होता है ये समझाते हैं, और रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस। अब पहला जो पॉइंट था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अच्छा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो तरीके से वो कर सकते हैं हम। ठीक है, या तो पाई बॉन्ड बना के कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या तो साइकिल के क्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात हो सकती है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस पाई बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो यहाँ एक पॉइंट आपको पता होगा, या इसको अगर फिर से हम डिस्कस कर दें, जैसे कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड हमने बनाया, तो कार्बन कार्बन का ये पहला बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपने बनाया, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन करेंगे और बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ओवरलैप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ जो पहला बॉन्ड है उसके अराउंड, जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, यहाँ क्या है, ठीक है, ये पहला बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, आप यहाँ रोटेट करिए चीजों को। ठीक है, आप रोटेट करिए, उससे बॉन्ड ब्रेक नहीं करने जा रहा है। समझ में आ रही बात? या इसको ऐसे हम समझाने की कोशिश करें कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, ये आपका हेड ऑन ओवरलैप है। तो आप इसके अक्रॉस अगर रोटेट भी करते हैं तो ये ओवरलैप अफेक्टेड नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, यानी देयर इज फ्री रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो फ्री रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर आपने एक और बॉन्ड बना दिया,
एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब यहां क्या है, फ्री रोटेशन नहीं है, इसी को हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोल रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब यहां फ्री रोटेशन नहीं है, पाई बॉन्ड के क्रॉस फ्री रोटेशन नहीं होता है। इसको अगर समझा जाए तो फिर से समझने की कोशिश करिए कि जैसे सिग्मा बॉन्ड तो आपने बनाया, ठीक है, ये आपका क्या है, साइडवेज ओवरलैप हो गया, सॉरी हेड ऑन ओवरलैप हो गया, यहां फ्री रोटेशन अब तक तो है। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड बनाते, सॉरी पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो साइडवेज ओवरलैप से बनाते हैं। ये आपका पाई बॉन्ड, इनका ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब इस टाइप से अगर ओवरलैप हुआ है साइडवेज, ये आपका है, ये साइडवेज ओवरलैप हुआ है, तो अगर इसके क्रॉस चीजों को रोटेट करेंगे, ऐसे आपने रोटेट करने की कोशिश की, तो रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप अफेक्टेड हो जाएगा, ओवरलैप खत्म हो जाएगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये रोटेशन की टेंडेंसी को ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, रोक रहा है। समझ में बात। तो ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना हुआ है यहाँ, ये साइडवेज ओवरलैप से बना हुआ है, अब यहाँ रोटेशन की टेंडेंसी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ फ्री रोटेशन को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मेरे ख्याल से मतलब आप समझ गए। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ही बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो उसके अराउंड फ्री रोटेशन होगा, ओवरलैप अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड जैसे ही आया वैसे ही क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैप, अब आप रोटेशन नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। यानी पाई बॉन्ड के क्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ये पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस पाई बॉन्ड। या देयर इज नो फ्री रोटेशन अक्रॉस पाई बॉन्ड। ठीक है। तो जैसे पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की अगर बात किया जाए, ठीक है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ऐसे केसेस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी दिखेगी आगे चल के। तो पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अक्रॉस पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात कर लिया, ठीक है। और अक्रॉस साइकिल, साइकिल के अक्रॉस भी एटम्स का फ्री रोटेशन नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। जैसे हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहां एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन और कार्बन है। तो आप यहां इस कार्बन और इस कार्बन को चाहेंगे कि यहां आप रोटेट करें, तो यहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अक्रॉस दीज टू कार्बन एटम्स। समझ में आ रही बात। साइकिल बनाने से भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, बंध गया, रिजिड स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। तो यहां फ्री रोटेशन की टेंडेंसी, जैसे इसको घुमाएंगे तो ये भी पूरा घूमने लगेगा। समझ में आ रही बात। तो यहां आप फ्री रोटेशन चाहे, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये एटम के बीच हम फ्री रोटेशन कराने की कोशिश करें, तो नई साइकिल के कारण भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, ठीक है। तो यहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। या आप मान लीजिए ऐसे कोई भी साइकिल बना लीजिए, ठीक है, 4 साइडेड साइकिल बना लिया आपने, यहां फ्री रोटेशन कराना चाहें, नहीं, ठीक है। तो यानी दो जगहों पे साइकिल के क्रॉस दो एटम्स के बीच रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, और पाई बॉन्ड आ रहा है तब पर भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो across cycle there is also restricted rotation, there is restricted rotation, across cycle there is restricted rotation, ठीक है। यानी दो ही जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात हम लोग करेंगे, across पाई बॉन्ड और across साइकिल। या जहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात आएगी, कुछ स्पेशल केसेस भी आगे चल के आएंगे। अब रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहां आपका CH3 हो गया, यहां H हो गया, यहां CH3 बना दिया हमने, यहां H बना दिया, ठीक है, ये कंपाउंड हुआ। और यहां क्या करिए, इस CH3 को नीचे कर दीजिए, इस हाइड्रोजन को ऊपर कर दीजिए। तो इस हाइड्रोजन को आपने ऊपर कर दिया, यहां CH3 क्या हो गया, नीचे हो गया।
और यहाँ आपका CH3 और यहाँ क्या हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करिए, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस की बात करें तो अक्रॉस दिस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसी भी एटम को पकड़िए और दो एटम्स के बीच रिलेटिव डिस्टेंसेस देखिए। जैसे सपोज हमने यहाँ CH3 और CH3 की बात की, किसी भी एटम को अक्रॉस द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो यहाँ ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस आपका x हो गया। ठीक है, और यहाँ CH3 की डिस्टेंस क्या हो गई? y हो गई। ये डिस्टेंस क्या हो गई? y हो गई अक्रॉस द पाई बॉन्ड। तो क्या x और y बराबर है? नहीं, x इज नॉट इक्वल्स टू y। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड एंड रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स अक्रॉस द पाई बॉन्ड। समझ में आ रही बात? किसी भी दो को, जैसे कोई कहे सर हाइड्रोजन को पकड़ी, तो हाइड्रोजन की डिस्टेंस देख लीजिए इधर, और हाइड्रोजन की डिस्टेंस यहाँ देख लीजिए। या कोई कहे सर हाइड्रोजन और CH3 की डिस्टेंस यहाँ देख लीजिए, ये बड़ी डिस्टेंस दिख रही है, और हाइड्रोजन CH3 की डिस्टेंस यहाँ कम हो गई है। किसी भी दो एटम्स को अक्रॉस द पाई बॉन्ड आप कंपेयर कर लीजिए। तो बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ गई बात? अच्छा, जैसे ये बेसिकली एग्जांपल, आगे चल के इसको हम नाम दे देंगे, ये दोनों CH3 सिमिलर ग्रुप्स अगर पास है यहाँ, तो इसको हम नाम दे देंगे सिस। आगे चल के डिफाइन भी किया जाएगा। और सेम ग्रुप्स अगर डिस्टेंस बढ़ गई, डायगोनल हो गए, अपोजिट साइड हो गए, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्रांस। ठीक है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम भी हो गए सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सिमिलर ग्रुप्स अगर पास हैं तो सिस हो गया, और सेम ग्रुप्स अगर दूर हो गए तो वो ट्रांस हो गया अक्रॉस द पाई बॉन्ड। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं देखेगा कि CH3 सर H की डिस्टेंस तो देखिए यहाँ सेम है और यहाँ भी सेम है, नहीं, अक्रॉस द पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस हम डिस्टेंसेस कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, ये बेसिकली एग्जांपल आपको लिखा ऐसे रहेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, ऐसा एग्जांपल दिया रहेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो आपको समझना है कि भाई यहाँ देखिए, बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये लीनियर स्ट्रक्चर तो है नहीं। जब एक्चुअल में यहाँ sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री करके स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये दो पॉसिबिलिटी आएगी कि CH3 और H जब आपने ऐसे बनाया तो CH3H CH3 पास बना सकते हैं और CH3 दूर बना सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी में यहाँ स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होंगे। फिर से समझने की कोशिश करिए कि ये जो कंपाउंड है यहाँ, ठीक है, यहाँ कार्बन से अटैच क्या क्या है? एक हाइड्रोजन, एक CH3। यहाँ भी कार्बन से क्या अटैच है डायरेक्टली? एक हाइड्रोजन, एक CH3। ठीक है, लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसको 120 के एंगल पे बनाना पड़ेगा ना, और प्लेनर स्ट्रक्चर है ही। ठीक है, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी में आप बनाएंगे, एक ये पॉसिबिलिटी, एक वो पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो दोनों रिप्रेजेंट तो बेसिकली इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, बिकॉज रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस जरूर है। ठीक है, एक सिस हो गया, दूसरा ट्रांस हो गया। तो कोई ये कंपाउंड इस प्रकार से दे और पूछे कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलेंगे हाँ, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है। तो ये ऐसा मॉलिक्यूलर सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और आपके सामने ऊपर स्ट्रक्चर्स बने हुए। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करें, यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इसी में अगर थोड़ा चेंज करें, यहां भी अगर हम CH3 ले आ दें और यहां भी हम CH3 ले आ दें, ठीक है, तो क्या हम इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह पाएंगे? नहीं, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि देखिए कोई नया डिस्टेंस नहीं मिलेगा, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए CH3 की छोटी वाली डिस्टेंस ये है और बड़ी वाली डिस्टेंस ये है, ये y है। समझ में आ रही बात? छोटी वाली डिस्टेंस x, बड़ी वाली डिस्टेंस y। ये बड़ी वाली डिस्टेंस y है और छोटी वाली डिस्टेंस क्या है? x है। ये आपका क्या हो गया? x हो गया। समझ में आ रही बात? तो कोई नई डिस्टेंस आपको नहीं मिल रही है, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, या इसको हम ऐसे समझाने की कोशिश करें, इसको फिर से हम बनाएं।
यहाँ देखिए, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ आपका ठीक है, सपोज CH3 बना दिया, H बना दिया, यहाँ CH3, हम इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, तो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H ऊपर हो गया, CH3 नीचे, प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और CH3 तो ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर, इन दोनों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस कोई नई डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब कि कोई कहे सर CH3 की डिस्टेंस x, CH3 की डिस्टेंस y, ठीक है, बड़ी वाली डिस्टेंस छोटी वाली डिस्टेंस, तो वो तो यहां भी मिल रहा है इस CH3, भाई इस CH3 में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रही बात? जब अंतर नहीं है तो आप नया डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये CH3 और ये CH3 क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है, ये सेम हो गया, ठीक है। इसको व्हाइट बॉल मान लीजिए ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है, ठीक है, और यहाँ आपने एक रेड बॉल रखा और एक कुछ अलग बॉल रख दिया, तो इस रेड बॉल को नीचे करिए चाहे ऊपर करिए, इन रेड बॉल से कोई नई डिस्टेंस आप क्रिएट नहीं करने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, दोनों ही बेसिकली फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड, दे आर सेम। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन रिलेटिव चेंज डिस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर पाए क्योंकि दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब नई चीज आपने क्या सीखी कि कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप सेम हो गए तो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, कोई नई डिस्टेंस नहीं आएगी और दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम कंक्लूड अगर ऐसे करें कि अगर आपसे कोई ऐसा मॉलिकुलर फार्मूला दे CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इस कार्बन से तो दो CH3 अटैच है, अब रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मॉलिकुलर फार्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। या दूसरे शब्दों में इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों सेम है, कोई एक बना लीजिए, तो एक ही स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी नहीं है जैसा इससे पहले कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की शर्त हो जाएगी या रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए शर्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब सारी चीजों को अगर समराइज किया जाए तो ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर आप एक ही बना पाएंगे, सिस ट्रांस वाली बात नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो सभी चीजों को अगर जनरल फॉर्मेट में कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्मेट में कंपैरिजन का मतलब कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहां हमने बना दिया A हो गया, यहां B हो गया, ठीक है, यहां E हो गया, यहां आपका F हो गया। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो A शुड नॉट बी इक्वल्स टू B एंड E शुड नॉट बी इक्वल्स टू F, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस मिलेगा। और इसका अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो किसी एक को फिक्स कर दीजिए, सपोज इसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, A और B आपने फिक्स कर दिया कि ये यहीं रहेंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया। अच्छा, इसको ऊपर और इसको नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये अपने से हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। आप इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लगा रहे हैं, इसको तोड़ के यहाँ लगा रहे हैं, नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो नया मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि यहाँ रोटेट करके बन रहा है, अपने से बन जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है, नहीं। यहाँ अगर क्या होता, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता, समझ में आ रही बात, फ्री रोटेशन होता तब तो रोटेट करके ऊपर चला जाता या नीचे चला जाता। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, फ्री रोटेशन से जो आइसोमर्स बनते हैं उसको अलग कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की शर्त है। तो एक नया मॉलिक्यूल देखा हमने, यहां A और B को आपने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और F ऊपर कर दिया और E नीचे कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो चेक करने का तरीका क्या होगा कि भाई इन दोनों का IUPAC नेम सेम होना चाहिए, मतलब कार्बन से A और B अटैच है, यहाँ भी कार्बन से क्या अटैच है, A और B अटैच है, यहाँ E और F और यहाँ E और F, इसका मतलब दोनों का IUPAC नेम सेम होगा, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। हाँ, डिस्टेंसेस अगर देख लिया जाए तो A और E का डिस्टेंस यहाँ x है,
तो यहाँ ए और ई का डिस्टेंस क्या है, y है, और x इज नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल्स टू y। इसको आपने बेसिकली क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। ये आपने क्या किया, इंटरचेंज किया। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसको ऊपर इसको नीचे किया तो इसको भी ऊपर इसको नीचे कर दिया, ठीक है, इसको भी पलटेंगे इसको भी पलटेंगे तो सेम बन जाएगा, दोबारा स्ट्रक्चर वही बनेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका मतलब एक को फिक्स करिए, इस इधर वाले सिस्टम को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, इनको टच नहीं किया, इसको ऊपर नीचे लिख दिया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। और उसमें भी शर्त क्या है, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी एंड ई शुड नॉट बी इक्वल्स टू एफ। कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो पाएगा, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे यहां आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, और देखा जाए फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है, कई पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे, बताइए कैसे कंपेयर करेंगे। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, अगेन कार्बन से फ्लोरीन क्लोरीन अटैच है, कार्बन से फ्लोरीन क्लोरीन अटैच है, कार्बन से आयोडीन ब्रोमीन अटैच है, आयोडीन ब्रोमीन, तो इन दोनों का यूपीएससी ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब फ्लोरीन को उठाइए, आयोडीन की डिस्टेंस चेक कर लीजिए, फ्लोरीन को उठाइए, आयोडीन की डिस्टेंस, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो अगेन फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन यानी आईयूपीएससी नेम तो सेम है। फ्लोरीन से आयोडीन की डिस्टेंस डायगोनल वाली, फ्लोरीन से आयोडीन की डिस्टेंस डायगोनल वाली, यानी डिस्टेंस तो चेंज हुआ ही नहीं। या किसी क्लोरीन को उठा लीजिए, क्लोरीन से आयोडीन की डिस्टेंस यहाँ देखिए पास वाली, क्लोरीन से आयोडीन की डिस्टेंस पास वाली, यानी देयर इज नो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस। आपने इसको भी ऊपर नीचे किया, इसको भी ऊपर नीचे कर दिया, इसका मतलब दे आर सेम, दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ देखा जाए, अच्छा यहाँ ध्यान से देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, यहाँ तो फ्लोरीन और आयोडीन जुड़ गया है, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, वहां भी क्या है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तब क्या समस्या होगी, तो जब इनका आईयूपीएससी नेम चेंज कर गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ, कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं, तो आप देखेंगे रूट वर्ड की नंबरिंग करेंगे तो आपको पोजीशन डिफरेंस मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट्स का,
ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, दे आर नॉट स्टीरियो आइसोमर्स। तो बेसिकली फर्स्ट एंड फोर्थ का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिफरेंट IUPAC नेम है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्पेसिफिक पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा, फर्स्ट एंड फिफ्थ देखा जाए, फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज कर गया, वहां 2 ब्रोमीन है, इसका मतलब दे आर नॉट आइसोमर्स। ठीक है, न स्टीरियो आइसोमर्स न स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, किसी भी कैटेगरी में आइसोमरिज्म के क्लासिफिकेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए। ठीक है, इसका मतलब आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस की बात समझ गए। ठीक है, जैसे अगर हम, चलिए एग्जांपल अभी करते हैं, एक चीज और लिख लीजिए, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो फिर से हम बताएं कि यहाँ एक लोन पेयर भी है, ठीक है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली sp2 है और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन से 2 ग्रुप कौन से अटैच है, हाइड्रोजन CH3 और यहाँ लोन पेयर और OH। तो अगर आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और लोन पेयर को आप ऐसे बना सकते हैं और OH आपका ऐसे हो गया। समझ में आ रही बात है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा, मोर और लेस बॉन्ड एंगल 120 के ही आसपास रहेगा। और यहाँ 2 ग्रुप है, आपके पास हाइड्रोजन है और CH3 है। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो इसको फिक्स कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH ऊपर हो गया, लोन पेयर नीचे हो गया, H हो गया और यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। तो बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे जाना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या तो लोन पेयर से डिस्टेंस चेक कर लीजिए या OH से, हाइड्रोजन और OH की डिस्टेंस यहाँ क्रॉस वाली है, हाइड्रोजन और OH की डिस्टेंस यहाँ पास वाली है, तो ये क्या है आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। समझ में आ रही बात, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस एंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस द पाई बॉन्ड। अच्छा, अगर आप लोन पेयर नहीं भी बनाते, समझ में आ रही बात, ये तो पता ही है यहाँ लोन पेयर है और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये नहीं करेंगे कि OH को स्ट्रेट बना दिए, यहाँ स्ट्रेट बना दिए। कोई कहा कि सर यहाँ लोन पेयर न बना के देखिए, इसको ऐसे बना देते हैं, देखिए बीचों बीच एकदम स्ट्रेट बना दिया। तो स्ट्रेट बना दिया तो यहाँ हाइड्रोजन और OH की डिस्टेंस यहाँ जो है वो भी वहाँ दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो किसी एंगल पे है ना। ठीक है, एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। समझ में आ रही बात, तो इसका मतलब इस तरीके से नहीं सोचना है, लोन पेयर है, ठीक है, चाहे बनाइए ना बनाइए, लोन पेयर नहीं बना रहे तो OH को आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, या लोन पेयर प्रॉपर दिखा लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, लोन पेयर तो नीचे हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन तो OH की चेंज हो ही जाएगी, तो रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो हाँ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने हुए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इसी में हम ऐसे बना देते CH3 होल ट्वाइस C, ठीक है, डबल बॉन्ड N OH ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता। क्यों? समस्या यही है कि आप कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ आपके पास लोन पेयर है, यहाँ OH हो गया,
ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों CH3 है। ठीक है, यहाँ OH हो जाए, H हो जाए, CH3 हो जाए, jैसे मान लीजिए यहाँ CH3 बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो डिफरेंट ग्रुप आपको दिखने चाहिए, तो ये तो सेंटर ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, लेकिन यहां समस्या हो गई कि यहां ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो अक्रॉस द पाई बॉन्ड आप रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये भी रेड बॉल है, ये भी क्या है, रेड बॉल है, तो आप इससे कोई नई डिस्टेंस इसको इंटरचेंज करके नहीं पा पाएंगे। वो OH ऊपर कर दिया, लोन पे नीचे कर दिया, अभी भी डिस्टेंसेस सेम रहेंगी, कोई नया रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया, तो मतलब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो स्ट्रक्चर है वो यही है, इंटरचेंज करके नया स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो सेम नहीं होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जांपल कि जैसे आपका N डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ हमने CH3 बना दिया या यहाँ CH3 बना दिया। ठीक है, या शॉर्ट में इसको लिखा जाएगा CH3 होल ट्वाइस N2। ठीक है, CH3 होल ट्वाइस N2। तो आपका काम है कि उसको ओपन करेंगे, CH3 होल ट्वाइस N2। ठीक है, तो आप उसको ओपन करेंगे तब समझेंगे कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हाँ निश्चित रूप से नाइट्रोजन के पास यहाँ क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास दो ग्रुप कौन से हो गए, एक लोन पेयर हो गया और एक क्या हो गया, CH3। यहाँ भी लोन पेयर और CH3, तो बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप ऐसे बना सकते हैं, ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपने लोन पेयर इस प्रकार से बना दिया। तो चाहे आप लोन पेयर और CH3 की डिस्टेंस, लोन पेयर की डिस्टेंस देख लीजिए, किसी को एक को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, N डबल बॉन्ड N, एक को फिक्स कर लेते हैं और नीचे वाले को इंटरचेंज कर दिया। CH3 ऊपर हो गया, लोन पेयर क्या हो गया, नीचे हो गया। तो बिल्कुल CH3 या लोन पेयर के बीच आप रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस देख पा रहे हैं। तो अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, समझ में आ रही बात? फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, एक चीज यहां और समझने की कोशिश करिएगा कि आगे चल के देखिए, जैसे अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आए, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आए, ठीक है, तो अब आपके सामने इसमें नई पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर मतलब दो पॉसिबिलिटी, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमको कितना काउंट करना पड़ेगा, दो काउंट करना पड़ेगा कि नहीं ये दो है। दो कौन कौन से, ये स्ट्रक्चर हो सकता है या ये स्ट्रक्चर हो सकता है, और दोनों क्या है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। अच्छा, इसकी जगह हम H कर दें तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी आप H लगा लीजिए, यहां भी क्या लगा लीजिए, H लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो एक और अगर फॉर्मूला हम लिख दें, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, H2N2। अगर H2N2 लिखा हुआ है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है? तो अगेन आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और समझेंगे चीज़ों को, तो आप कहेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हाँ ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस टाइप से लोग सवाल बनाते हैं, इसको ओपन करेंगे, आप समझ जाएंगे। तो लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप, अच्छा एक और बात, क्या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, जैसे एक एग्जांपल ले, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां CH3, क्या ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड, क्या यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। एक पाई बॉन्ड आ जाए चाहे दो पाई बॉन्ड आ जाए तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हो गया। इस कार्बन कार्बन के क्रॉस आप चीजों को घुमा तो नहीं सकते,
रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है, तो कभी भी रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, कुछ यहाँ और भी कर लीजिए, CH3 की जगह मान लीजिए C2H5 कर लीजिए। ठीक है, इधर हम इथाइल कर दिए, इधर हमारा क्या है, मिथाइल है। समझ में आ रही बात, ये आपका मिथाइल हो गया, उधर इथाइल हो गया, क्या फर्क पड़ता है, दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब कंक्लूजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड कैन नॉट बी अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड। GI इज नॉट पॉसिबल अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स GI is possible? In which of the following compounds ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल? तो जैसे आपका पहला ऑप्शन दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप से। ठीक है, देखा जाए। जल्दी से कंक्लूड किया जाए इस क्वेश्चन को। जैसे अब यहां देखिए, जैसे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर होता नहीं, बेकार है हमारे लिए। ये डबल बॉन्ड भी बेकार है, क्योंकि इस कार्बन से अटैच ये दोनों ग्रुप क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। लेकिन यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि यहां कार्बन से अटैच ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन अलग ग्रुप दिख रहा है और एक बड़ा सा ग्रुप अलग दिख रहा है। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिए। इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से अटैच है, एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरा ये बड़ा सा ग्रुप R' मान लीजिए। इस कार्बन से क्या अटैच है, एक हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है, एक बड़ा सा ग्रुप R" मान लीजिए। समझ में आ रही बात? तो यानी यहाँ बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन H है, एक R' अटैच है, और यहाँ H है और क्या है, R" अटैच है। तो बिल्कुल इसको ऊपर नीचे करके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस क्रिएट करिए। और मॉलिक्यूल में एक भी, इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलेंगे, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेकिन ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, क्योंकि दोनों सेम हो गए। लेकिन मॉलिक्यूल में एक भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया तो मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो बिल्कुल ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप अटैच अक्रॉस द कार्बन एट बोथ द एंड्स। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो कार्बन से दो CH3 अटैच है, यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप तो दिख रहे हैं H और Cl, लेकिन यहाँ दो CH3 है तो ये नहीं कर पाएगा। यहाँ देखा जाए, इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप कौन से अटैच हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, फिनाइल है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक क्या है, CHO है। इसको अगर हम यहाँ इलेबरेट करें
तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन हो गया, एक क्या हो गया CHO हो गया, और देखा जाए और एक हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया फिनाइल हो गया। अब इसको आप ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो करेगा। H2N2 अभी बताया था, इसको ओपन करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसको भी अभी बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। N2H4 की अगर बात करें तो N2H4 को अगर आप बनाएंगे तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात ही नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। इसकी बात किया जाए, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 अटैच है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ध्यान से देखिएगा, ये बेसिकली CH3 CHO लिखा हुआ है। ठीक है, या ऐसे ना समझ में आए तो आप इसको CH3 CHO लिख लीजिए। ठीक है, CH3 CHO, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर अटैच है, और 2 लोन पेयर मतलब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, यानी इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ऐसा कोई रिलेटिव, या इसको फिक्स करके इसको नीचे ऊपर कर दिया तो अक्रॉस द पाई बॉन्ड आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन अक्रॉस द पाई बॉन्ड रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। यानी C डबल बॉन्ड O कभी भी ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर तो हमेशा ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा नहीं रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक आइडिया लग गया आपको भाई, ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसी के बाद कंटिन्यू होगी, तो और हम लोग एग्जांपल्स करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला से टोटल आइसोमर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साइक्लिक सिस्टम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझेंगे, तो ये बढ़िया से क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।